हाँ तो भाई आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि पाकिस्तान सेकंड टेस्ट मैच कैसे हारा वेस्ट इंडीज से। इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, हर प्लेयर पे डिटेल से बात होगी, हर बैट्समैन पे और हर बॉलर पे। तो भाई शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो यार आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दें, फिर हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो भाई सबसे पहले हम आ जाते हैं मोहम्मद हुरैरा पर। उनका डेब्यू था, ये डेब्यू उनकी सीरीज थी वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट और वो फेल गए हैं। तो ये तो सीरीज स्टार्ट होने से पहले ही मैंने बोल दिया था कि ये शायद ना चल पाए, क्योंकि यार उनके बॉलर होते हैं लंबे लंबे, हाइट बड़ी होती है उनकी, तो पाकिस्तान के बैट्समैन ना फेल हो जाते हैं। खैर हुरैरा फेल हो गए, उनको यही मशवरा है कि वो अभी अपने ऊपर काम करें और डोमेस्टिक में अभी खेलें, और ठीक है फिर बाद में इनकी वापसी होनी चाहिए। मैं कुछ नहीं बोलूँगा कि कैसे वो फेल हुआ क्या हुआ, कोई बात नहीं यार, उसको चांस मिलने चाहिए। कोई गलती नहीं है यार, पहले टेस्ट में आउट हो गया, क्या ही बोलूँ मैं उसे। फिर आ जाते हैं हम कैप्टन शान मसूद पर। पहले टेस्ट में आ जाते हैं, पहली इनिंग में शान मसूद फेल हुए, घटिया तरीके से आउट हुए। दूसरी इनिंग में भी आउट हुए। तो भाई ये ना टेलेंडर्स की तरह आउट हो रहे हैं, ये इन्होंने कैप्टन इनिंग्स खेली ही नहीं है कि शो करेंगे भाई कि कितने सीनियर हैं यार। ये 40 टेस्ट में खेल चुके हैं, ये टेस्ट में ना सीनियर हैं ये, और इनका 2012 में डेब्यू भी हुआ था। खैर वो अलग बात है कि इन्हें चांसेस सही से नहीं दिए गए, अलग अलग साल में चांसेस दिए गए, जिस वजह से इनका रिकॉर्ड भी खराब होता रहा, एवरेज भी गिरता रहा। अब ये गलती उनकी नहीं है, ये गलती उनकी है भाई, पीसीबी की। खैर पहला टेस्ट होगा नाकाम गया। दूसरे में आ जाते हैं भाई, दूसरे में भी वो फ्लॉप गए, आउट हुए। पेसर पे आउट हो रहे हैं स्पिन की पिच पे। ये भी बहाना नहीं है कि भाई स्पिन की पिच थी, हमारे तो भाई बहुत ही मुश्किल हो रहा है खेलना। ये तो बहाना है एक तरीके का ना, कि अपने बैट्समैनों को बचाना कि ऐसी पिच है। अब देखिए ना, टीम आगे जो थी ना वो इनएक्सपीरियंस थी, कोई खतरनाक टीम नहीं थी। तो चाहे पिच जैसी भी हो, आपको थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। ये नहीं कि गली मोहल्ले की टीम जाए स्पिन की पिच पे और स्पिनर बॉल कराएं तो उनको भी ना खेल पाए। भाई एक्सपीरियंस मैटर करता है, और ये मैटर करता है कि आप कब से खेल रहे हो, आपकी टीम कैसी है। पाकिस्तान की टीम बहुत आगे दर्जे की अच्छी थी, नाम से, प्लेयर्स के नाम से सिर्फ, लेकिन खेलने में ये साबित हुआ कि वेस्ट इंडीज की टीम ज़्यादा अच्छी थी। क्योंकि ये सीरीज ड्रॉ हुई है और मैं ये मानता हूँ भाई उन्होंने ज़्यादा अच्छा खेला, क्योंकि हमारा एक ही प्लेयर ना उनकी पूरी एक टीम पर भारी था, वो था बाबर आजम, जिनका एक्सपीरियंस पूरी उनके प्लेइंग 11 के बराबर जितना था। मैचेस भी बराबर उन्होंने ना पूरी प्लेइंग 11 जितने खेले वेस्ट इंडीज़ के, तो इसलिए मैं ज़्यादा क्रेडिट उन्हें ही दूंगा। भाई वेस्ट इंडीज़ ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करा, हमारे बॉलर्स भी ज़्यादा खतरनाक थे भाई स्पिनर्स, और वो बैट्समैन हमारे साजिद और उन्हें खेल रहे थे, हमारे तो इन्हें खेल रहे थे यार। मोटी खैर अच्छा स्पिनर है, वॉरिगन वो इतना खतरनाक स्पिनर नहीं था जितना उसे बनाया गया इस टेस्ट सीरीज में। 35 के एवरेज के साथ आया था वो, अब गया है वो 28-27 का एवरेज बना के यहाँ से, और रिकॉर्ड भी बना के गए भाई वो। अब कोई रिकॉर्ड तोड़ा है उन्होंने 16 साल का, वेस्ट इंडीज से कोई पहले बॉलर भी बन गए वो पाकिस्तान में 5 विकेटें लेने वाले। खैर आगे जाके अच्छे प्लेयर बनेंगे भाई वॉरिगन। तो शान मसूद की ये सीन था भाई कि बिल्कुल फ्लॉप गए, टेलेंडर्स के तरीके से वो बिल्कुल आउट हुए, गैर जिम्मेदाराना तरीके से। अजीब उनका स्टाइल है, स्ट्रेट ड्राइव मारते हैं, कवर ड्राइव मारते हैं, लेट शॉट की वजह से वो आउट होते हैं, और फिर कभी तेज खेलना चाहते हैं, जब तेज खेलते हैं तो थोड़ा सही कर लेते हैं, लेकिन 50-60 से ना ज़्यादा आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं वो। तो उन्हें ज़रूरत है कि वो, अब तो क्या ज़रूरत है, मतलब अब मेरे ख्याल में तो मुश्किल है कि अब वो कैप्टन तो होंगे नहीं भाई जब अक्टूबर में सीरीज होगी। अब पता नहीं उन्हें टीम में ये लोग रखे हैं भी या ना रखें, खैर जब भी पता लगेगा हमें। फिर मैं आ जाता हूँ सबसे मेन और सीनियर प्लेयर पे, जो कि हैं बाबर आजम। तो भाई उनसे भी कोई परफॉर्मेंस निकल नहीं रही, उन्हें ड्रॉप किया था बैड परफॉर्मेंस की वजह से, फिटनेस की वजह से, टेस्ट से। तो फिर वापसी ले आया उन्हें, 1-2 सीरीज के बाद ही फौरन से वापस ले आया बाबर आजम को, कुछ करे बिना। ना उनकी फिटनेस सही हुई, ना कोई वो परफॉर्मेंसेज दिखा रहे थे जिस बेस पर वो उसे ले आए। तो फिर टेस्ट में जब वो वापसी आए उसके बाद भी उनकी कोई परफॉर्मेंस नज़र नहीं आई हमें, ना ही टेस्ट में, ओडीआई में भी कोई खास नज़र नहीं आई, और टी20 में तो उनकी कोई परफॉर्मेंस अच्छी नज़र ही नहीं आ रही है भाई 2 सालों से। आप उनके 40-50 मैचेस देख लीजिए लास्ट टी20 के, और फिर आगे बात करिए कि उन्होंने लास्ट 40-50 मैचों में क्या किया है टी20 के, ठीक है। फिर जब वो वापसी आए, साउथ अफ्रीका के सीरीज में भी फेल गए वो। 50-50 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, ये टेस्ट इनिंग नहीं होती है। टेस्ट इनिंग में 100-150 मारो, ये सीन होता है। उनके काइल वेरीनी नहीं, उनके ओपनर थे रिकल्टन, उन्होंने 250 मारे थे। उस पिच पे आपको 200 मारनी चाहिए थी, जो आपका एक्सपीरियंस है। मैं 50 से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, तो 50 कुछ भी नहीं था भाई, 50 कुछ भी नहीं था, ऐसी बेकार पिच थी वो बैटिंग वाली, उस पर आपने कम से कम 100 मारनी थी। खैर तो उनमें भी मतलब यही ना कि वापसी जब टीम में आया उसके बाद उनकी कोई परफॉर्मेंस ही नहीं थी, खास तौर में टेस्ट में वो फेल है बिल्कुल। तो कोई फायदा नहीं हुआ उनकी टेस्ट में वापसी कराने का, और अभी भी फेल गए। तो अब जो सीरीज आएगी अक्टूबर में, तो मेरा यही मशवरा है कि इन्हें ना ड्रॉप कर देना चाहिए उस सीरीज में टेस्ट में से। अगर ये परफॉर्मेंस कर देते हैं ना चैंपियंस ट्रॉफी में,
तो हाँ, हमें ये हो जाएगा हाँ भाई ये बंदा फॉर्म में आ गया, जो कि 3-4 साल से तो आया नहीं है फॉर्म में। इनके जो फैंस हैं वो कहते हैं ना इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टाइम। तो अगर उस बेस से अगर ये वापसी अगर आ जाते हैं ना उनकी दुआओं से चैंपियंस ट्रॉफी में फॉर्म में, फिर खिला लो आप इन्हें टेस्ट। अगर चैंपियंस ट्रॉफी में फेल जाते हैं तो इन्हें ड्रॉप कर देना चाहिए टेस्ट से भी, ओडीआई से भी, टी20 से भी, क्योंकि टी20 और टेस्ट में तो इनकी जगह ही नहीं बनती है जो इनकी परफॉर्मेंसेज जा रही हैं। फिर उसके बाद आ गए हैं कामरान गुलाम। भाई ये परफॉर्मेंस करके नहीं दे रहे हैं, साउथ अफ्रीका के ओडीआई वगैरह में ही चले थे ये, और फिर उसके बाद बिल्कुल ही फ्लॉप गए, ठीक है, क्योंकि ये ना गैर जिम्मेदार है ना तरीके से ये भी आउट बने। पहले नहीं शॉर्ट बॉल पर आउट हुए साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, 50 मार के आगे बढ़ के बाउंस पे शॉट मारा, आउट हुए। उसके अगले मैच में ना सेम ही तरीके से आउट हुए थे बाउंस बॉल पर, वही वहाँ का शॉट मारने के चक्कर में आउट हुए। तो ये इनकी कमजोरी है भाई, शॉर्ट बॉल, ये उस बॉल को नहीं खेल पा रहे हैं, ठीक है। तो लोग समझ गए कि इन्हें यही बॉल करके इन्हें आउट करना है। और फिर साउथ अफ्रीका की सीरीज से यार 50 के बाद से फेल जा रहे हैं, ना ही टेस्ट में चल रहे हैं। टेस्ट में 100 मार के बैठ गए हैं बिल्कुल, और अब इनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं जा रही है, बहुत ही बेकार तरीके से आउट हो रहा है। इनके ऊपर प्रेशर है क्योंकि इनका बैकअप पे आपको पता है कि ड्रॉप ही होंगे, इनकी जगह वो है अब्दुल्ला शफीक मौजूद, और वो वापसी आएंगे। खैर अब्दुल्ला शफीक को ना टीम से निकालना नहीं चाहिए था ओडीआई की बेस पे, उन्हें टेस्ट में रखना चाहिए था इन्हें। खैर अब ट्राई सीरीज में देखते हैं भाई कामरान गुलाम क्या करेंगे, चैंपियंस ट्रॉफी भी खेलेंगे और ट्राई सीरीज भी खेलेंगे। खैर मुझे तो डाउट है भाई इन सबकी परफॉर्मेंसेस पर, 1-2 परफॉर्मेंस पर इन्हें टीम में लिया गया, और चैंपियंस ट्रॉफी में यही टीम खेलेगी। क्या कर सकते हैं भाई, अब चेंज करें तो किसको ले यार, मतलब खिलाया नहीं ना इन लोगों ने, अब जिसको खिलाया अब वही खेलेंगे यार। अब उस्मान खान भी होंगे इसमें, तो अभी सुनने में आ रहा है कि ओपनर रिजवान आएंगे फ़खर जमान के साथ। तो भाई एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि उस्मान खान ना ओपनर है, अगर वो टीम का हिस्सा है ना, टीम का तो हिस्सा है वो बता रहे हैं लोग, तो ओपनर उन्हें भेज दीजिए। उस्मान खान देखिए ओपनर है, उन्होंने हमेशा ना ओपनिंग की ट्रेनिंग करी है, जब से वो क्रिकेट में आए 20 साल उन्होंने ट्रेनिंग करी होगी, ठीक है ना, तो वो ओपनिंग की ही ट्रेनिंग करी होगी, तो वो बंदा ओपनिंग पे ही खेल सकता है। आप उसकी जगह चेंज करोगे वो बंदा कभी नहीं चल सकता। आप पीएसएल देखिए, ओपनिंग पे ही खेल रहा था वो, ओपनिंग पर जब तक खेला बेहतरीन खेल रहा था वो पीएसएल, 2-3 लगातार 100 मारी रिजवान साहब ने, एक फिर जब इतनी 100 मार दी ना उसने, रिजवान साहब ने उनकी पोजीशन चेंज कर दी, उन्हें नीचे भेज दिया और खुद ओपनर बन के आने लग गए। तो फिर क्या हुआ मुल्तान सुल्तान के साथ कि उनकी टीम हारने लग गई, ना रिजवान चल पाए ओपनिंग पे, ना उस्मान चल पाए, क्योंकि उनकी पोजीशन चेंज हो गई। तो इस बात से ये साबित हो गया कि उस्मान कोई और पोजीशन पे खेल ही नहीं सकता है, वो ओपनिंग का ही प्लेयर है, ओपनर है वो, ठीक है ना, तो वो नेचुरली ओपनर है यार। ये बाबर रिजवान ओपनर नहीं थे, बाबर रिजवान का डेब्यू ओपनिंग पे नहीं हुआ था, ये नीचे के प्लेयर्स थे जो कि बाद में आए ओपनर, जब भी जाके ये हुआ कि अब ये ओपनिंग पे बिल्कुल भी नहीं खेल पा रहे हैं भाई 3 साल से। तो उस्मान खान जो थे ना ये ओपनर ही आए थे, फ़खर जमान ओपनिंग पे डेब्यू हुआ था, इनकी पोजीशन नीचे करके फ़खर जमान का ना और रेड लगाई गई, वो जा रहे थे फिर, लेकिन इस पर ना 4 चांद लगा दिया, फ़खर जमान की ना बूस्ट मार दिया कि और गिर गए वो उनकी पोजीशन चेंज करने के बाद। तो यही है, उस्मान खान ओपनिंग पे खेलें, अगर वो टीम में खेलेंगे तो ओपनिंग पे ही खिलाएं, अच्छा परफॉर्म कर लेंगे वो। बाकी अब मैं रिजवान पर आ जाता हूँ, मैंने बहुत बोला था कि भाई इनकी जगह आप चांस दे दीजिए हसीबुल्ला को। खैर हसीबुल्ला को इन लोगों ने ना टीम में सेलेक्ट नहीं किया था, तो रोहिल नज़ीर थे, रोहिल नज़ीर को चांस दे देना चाहिए था। जब टीम में आप किसी को लटका रहे हो ना, तो उसे लटकाए नहीं रखो, चांस दे दो, वरना फ़ायदा नहीं है टीम में लेने का। तो रोहिल नज़ीर जब टीम में मौजूद थे, पहले टेस्ट में जब रिजवान फेल गए, दूसरे में दे देते यार चांस रोहिल नज़ीर को, नहीं देंगे। खैर इन लोगों ने हसीबुल्ला को भी ज़ाया किया, मतलब जो आ रहा है ना रिजवान की बैकअप पे, वो ज़ाया हो रहा है, वो एंड हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो यार वैसे एक बात बताना चाहता हूँ मैं, यार सरफराज भी खेल सकते हैं टेस्ट मैच, टेस्ट तो सही खेल सकते हैं, उसका 30 से 40 के दरमियान एवरेज है, स्पिन को भी अच्छा खेल ले रहा है, तो टेस्ट के तो प्लेयर था वो सरफराज, तो वो अभी रिटायर नहीं हुए हैं, अब वो बोल भी रहेंगे मैं वापसी आ सकता हूँ, तो हम उन्हें ला सकते हैं टेस्ट में वापस, क्योंकि हमारी टेस्ट क्रिकेट ना बिल्कुल एंड हो चुकी है। हमारी टेस्ट की टीम ही नहीं है यार, 150-200 ऐसे भी आउट होना है। अब जाके देख ली कितने टेस्ट हैं यार, किसमें हम बहुत ही आला खेल रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट हमारी ख़त्म हो चुकी है, तो इसमें हमें चाहिए भाई अगली जो सीरीज़ आएगी अक्टूबर में, उसमें चांस देने सरफराज को। बहुत चेंज कर सकते हैं आप, रिजवान को हटा सकते हैं क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नहीं जा रही है टेस्ट में। आगा सलमान की भी बहुत बुरी परफॉर्मेंस जा रही है, तो चेंजिंग तो यार बहुत है। अब आप बोलोगे बुड्ढो वहाँ वापस ला रहे हैं, देखिए टीम जो दूसरी टीमों के बुड्ढे हैं वही परफॉर्म कर रहे हैं, उनके मेन प्लेयर ना वही बने हुए हैं, हमने सब अपने बुड्ढों को निकाल दिया और सब लेते गए। अब देखिए
अब मैं बात करता हूँ ऑस्ट्रेलिया के, डेविड वार्नर थे, ठीक है, उन्होंने बड़े अच्छे रोल निभाए ऑस्ट्रेलिया के लिए, कितने पुराने थे। फिर स्टीव स्मिथ अभी हैं, बेहतरीन टेस्ट प्लेयर है स्टीव स्मिथ, अभी तक मेन प्लेयर है वो टेस्ट करूँगा मैं बता दूँ, बहुत ज़बरदस्त खेलता है। कब से खेल रहा है, पुराना प्लेयर नहीं है क्या वो, पुराना ही है भाई, वो न्यू नहीं है। जो आप बोलते हो एक बार ड्रॉप हो गया अब ये वापसी नहीं आ सकता, कुछ लोग कहते हैं अहमद शाह ड्रॉप अब नहीं आएगा वापसी, हमारा अकमल ड्रॉप नहीं आएगा वापसी, मतलब वो जो उस टाइम पे ड्रॉप हुए ना प्लेयर्स, उनकी वापसी पर लोगों को बहुत ही मसला आ रहा है। मेरा पता नहीं क्यों मसला आ रहा है यार लोगों से, आखिर क्या मसला है। अब देखिए फिटनेस पे काम करना चाहिए था हमारा अकमल और कामरान अकमल वगैरह को, अगर तो वो फिट थे तो उनकी वापसी बनती थी भाई लाजमी, ठीक है ना, उन्हें चांस देने चाहिए थे, जो कि मुझे लगता है जब वो फिट थे तो उन्हें चांस नहीं दिए गए। कामरान अकमल जब पीएसएल में अच्छी परफॉर्मेंसेज दे रहे थे ना तो उन्हें सही से चांस नहीं दिए गए, और इन प्लेयर्स को तो पीएसएल से ही लाया ना यार, ज़्यादातर प्लेयर्स के तो इन्होंने पीएसएल से ही टीम बनाई है, अभी जो बनी हुई है ना पीएसएल की बेस पर बनी हुई है टीम। बाकी फिर मैं इंडिया की मिसाल दे दूँ, रोहित शर्मा, विराट कोहली, उनकी परफॉर्मेंसेज हैं भाई, पिछले साल है, और पिछले साल वर्ल्ड कप में थी, वो भी उनका मेन प्लेयर बने हुए हैं। बाकी साउथ अफ्रीका में आ जाते हैं डेविड मिलर, वो भी उनके मेन प्लेयर में ही आते हैं, हमेशा खड़े हुए होते हैं बुरी उस सिचुएशन में। 2012 से वो बंदा ना उनके लिए मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस खेल रहा है, तो वो भी ओल्ड प्लेयर है भाई, खेल रहा है अभी तक। बाकी कुछ साल परेगा भी हैं, और भी हैं यार ओल्ड प्लेयर्स दूसरी टीमों के जो अभी खेल रहे हैं टीमों में और वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो यार इन लोगों ने इतने मैचेस नहीं खेले, जो ये हैं अहमद शहजाद वगैरह, उमर अकमल वगैरह खेले हैं मैचेस अच्छे हैं, लेकिन इतने नहीं है जितने इन लोगों ने खेल लिए ना, हमारे बाबर, रिजवान और ये दूसरे जो बॉलर्स थे, इनकी पूरी जो गैंग थी, इन सब ने इतने ज़्यादा मैचेस खेल लिए ना इन 3-4 सालों में, क्योंकि ये ड्रॉप ही नहीं हुए कभी भाई। तो इस तरीके से देखा जाए ना तो उन लोगों ने भाई कम मैचेस खेले और उनकी कभी वापसी भी नहीं करवाई इन लोगों ने, तो मेरे ख्याल में तो होनी चाहिए थी वापसी, तो हमारे पास बैकअप पे ना बहुत ज़्यादा प्लेयर्स होते, और हो सकता है वो हमारे मेन प्लेयर्स भी बने हुए होते, क्योंकि भाई बंदे का ना गेम चेंज हो जाता है, ऐसा नहीं होता कि हमेशा गेम सेम ही रहे। खैर अब मैं आ जाता हूँ सऊद शकील पर। सऊद शकील मतलब वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं ऐसी कि उनकी रैंकिंग हमें सही लगे, वो 6th रैंक के प्लेयर हैं टेस्ट के, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छी नहीं जा रही है, मतलब एवरी इनके हिसाब से अच्छी जा रही है जो टीम में है ना। ये वही बात हो गई अंधों में काढ़ा राजा वाली बात, कि जो उनसे ज़्यादा रन कर रहे हैं, लोग ये बोलेंगे कर तो रहे सबसे ज़्यादा रन वही कर रहे हैं, तो टेस्ट में ये रन नहीं बनते, टेस्ट में वही बोल रहा हूँ कि 100-150 वाली होती हैं इनिंग्स, फिर जाके मैच बनता है। तो हमारी टीम में कोई भी नहीं मार रहा है 100-150, कोई भी नहीं मार रहा है इनमें से, और सऊद शकील लगते हैं इतना ना कि वो 100 मारे, वो सिर्फ कैप्टन बनने के चक्कर में नहीं मार पा रहे हैं 100, तो वो कैप्टनसी के लालच में आ रहे हैं। खैर इन लोगों का अब देखना होगा भाई, ये कैप्टनसी के चक्कर छोड़ें और टीम के लिए खेलें, तो सऊद शकील अच्छा और कर सकते हैं, ये 60-70 पे आउट नहीं होंगे, वो अभी 60-70 पे जाके आउट हो रहा है। खैर सऊद शकील ने अच्छा खेला है, मतलब एवरेज खेला है, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि वो 100 मार सकते थे, और आराम से वो मारने की कैपेबिलिटी रखते हैं भाई। बाकी रिजवान भी सेट होकर आउट हो रहा है, रिजवान इन दोनों के ना रन्स निकलने थे लास्ट में, क्योंकि कैप्टनसी बनने का चक्कर था भाई, ये पहले ही बता दिया था इस सीरीज़ में इन दोनों के रन्स निकलेंगे, तो रिजवान साहब भी 30-40 इनके नहीं जाएंगे, ज़्यादा होंगे ही नहीं, 100 बन के नहीं दे रही, 60-70 ऐसे करके आउट होते रहेंगे। 49 पे रिजवान सेट थे, आगे बढ़ के आए, ज़बरदस्ती की उन्होंने विकेट दे दी, क्योंकि सऊद शकील आउट हो चुके थे और रिजवान के उनसे ज़्यादा रन्स थे, तो उनका टारगेट कंप्लीट हो चुका था। अगर वो टारगेट रखते कि टीम को जितवाने का तो ज़्यादा रन करते, अब गैर जिम्मेदाराना तरीके से आउट हो गए, सेट हो गए, खुद ही विकेट देकर गए। बाकी दूसरों में भी ऐसी गलत बॉलों पर आउट हो रहा है, जैसे लास्ट जो इनिंग थी सेकंड टेस्ट मैच की, आगा सलमान जैसे आउट होते ना उसी सेम बॉल पर रिजवान आउट हुए हैं, और फौरन ही आउट हो गए थे वो, मतलब सीखे भी नहीं कि कैसे बॉल टर्न हो रही है अंदर की तरफ, घटिया तरीके से आउट हुए रिजवान। अबे आगा सलमान पे आ जाता हूँ भाई, आगा सलमान की भी कोई परफॉर्मेंस नहीं निकल रही है भाई, वो जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट मैच जितवा दिया था उन्होंने साइम अयूब के साथ मिलकर, उसके बाद से उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं निकली और कोई उन्होंने रन्स करके नहीं दिए। स्पिन को बहुत ही बुरा खेल रहे हैं भाई वो, मतलब स्पिन तो वो समझ में ही नहीं आ रहा है कि कैसे खेला है, उनका फुटवर्क भी नहीं चल रहा है, ना पैर निकल रहा है ना शॉट निकल रहा है, अजीब तरीके से आउट हो रहा है, बॉल को बिल्कुल भी जज नहीं कर पा रहे हैं। लास्ट मैच में जाके देखिए, 2 इनिंग्स देख लीजिए उनके सेकंड टेस्ट मैच की, फर्स्ट इनिंग में कैसे घटिया तरीके से आउट हुए हैं वो, और बाबर आजम भी सेम तरीके से आउट होते हैं उसी इनिंग में, और फिर दूसरी इनिंग में वो रिजवान वाले तरीके से आउट हुए। तो अब आगा सलमान को ना कमबैक करना पड़ेगा, क्योंकि ना हमारे जो लोग थे वो इन पर रिलाई कर रहे थे कि अब हमें ना आगा सलमान जितवाएगा और कामरान गुलाम ये परफॉर्मेंस करके देंगे चैंपियंस ट्रॉफी में, लेकिन ये लोग अब नहीं चल रहे हैं, ठीक है। और सारा जो दारोमदार है ना वो ट्राई सीरीज पे बनता है कि उसमें ये परफॉर्मेंस करेंगे तो कुछ चांसेस बने हमारे चैंपियंस ट्रॉफी में। फिर बॉलिंग पे आ जाता हूँ, नौमान के लिए बेहतरीन सीरीज रही, साजिद के लिए भी बेहतरीन सीरीज रही,
बड़े ज़बरदस्त तरीके से बॉलिंग करवाई। पहले टेस्ट मैच में तो उन लोगों ने तबाही मचा दी और फिर दूसरे टेस्ट में आ जाता हूँ, पहले उसमें अच्छी बॉलिंग कर ली, फिर दूसरे जब बारी आई ना, शान मसूद की घटिया कैप्टनशिप की वजह से थोड़े से रन्स ये लोग ज़्यादा खा गए, साजिद और नुमान। और साजिद इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर पाए दूसरी इनिंग में, काफ़ी रन्स खाए वो। और वो 8-10 ओवर के बाद ना मैं देख रहा हूँ गलत बॉलिंग कर रहे हैं साजिद, उनकी लाइन लेंथ खराब हो रही है, राइटी को लेफ्टी वाली बॉल कर रहे हैं, मतलब वाइड की तरफ बॉलिंग कर रहा हूँ, पाँवों की तरफ। तो इस पर उन्हें काम करना चाहिए कि आखिर हो क्या रहा भाई ये 7-8 ओवर बाद। खैर ओवरऑल अच्छी बॉलिंग साजिद की, बाकी नुमान ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कराई, साजिद से ज़्यादा अच्छी बॉलिंग उनकी रही है नुमान की। और फिर नुमान ने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग कराई। और फिर काशिफ अली का डेब्यू हुआ था पेसर का, जिनको उन्होंने सिर्फ 4 ओवर्स करवाए, T20 का बॉलर बना के रखा हुआ था उन्होंने, और बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कराई काशिफ अली ने। पेसर थे वो, अच्छी उनकी लाइन लेंथ थी, अच्छी बॉल स्विंग हो रही थी, और जितने ओवर उन्हें दिए ना, बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कराई। ऐसा हमें चाह रहे थे कि इन्हें और ओवर दिए जाएँ, और बनता था यार, उन्हें ज़्यादा ओवर्स देने चाहिए थे, तो वो टेलेंडर्स को ना आउट कर सकते थे, क्योंकि आखिर में तो टेलेंडर्स ने ही रन बनाए उनके, पहली इनिंग में भी दूसरी इनिंग में भी, हमेशा उन्हें ना टेलेंडर्स ने गेम बनाया उनका। खैर हमारे टेलेंडर्स इतनी अच्छी बैटिंग नहीं कर पाए। फिर आखिरी जो बॉलर है वो है हमारे अबरार अहमद। अबरार अहमद ने भाई सही करा ली थी पहले इनिंग में बॉलिंग। अभी 3 स्पिनर या 2 स्पिनर काफ़ी थे, 2 स्पिनर काफ़ी थे यार, फालतू में खिलाया था अबरार अहमद को। और फिर उन्होंने ली, ज़बरदस्ती बीच में ला रहे थे, कभी उन्हें कभी शुरू में करवा रहे थे, तो उनका जो वो था ना, मतलब जो प्लान था वो टूट रहा था साजिद नुमान का, वरना साजिद नुमान से स्टार्ट करवा रहे थे। तो बहुत ही बेवकूफ़ाना प्लान था भाई ये, अबरार को टीम में लाना। खैर अब अबरार ने भी एक सही बॉलिंग कर ली, लेकिन दूसरी इनिंग में इतनी खास बॉलिंग नहीं करा पाए वो। तो ये ओवरऑल था भाई कि किस प्लेयर की क्या परफॉर्मेंस थी। अब जो मेन मुद्दा आ जाता है कि हम क्यों हारे, हम सिर्फ बैटिंग की वजह से हारे ये मैच, और हारे हैं कैप्टनशिप की वजह से। कैप्टनशिप पे आ जाता हूँ मैं शान मसूद की, बहुत ही पुअर कैप्टनशिप करी उन्होंने, डरावनी कैप्टनशिप, डरे हुए थे, कोई प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे थे वो, और बहुत ही बेकार कैप्टनशिप कर रहे हैं वो 5 सीरीज़ों से। तो नेक्स्ट सीरीज़ जो है उसमें तो अब कैप्टन इन्हें बनाना ही नहीं चाहिए, किसी और को कैप्टन होना चाहिए। और ये भी है भाई कि उनकी मर्ज़ी के प्लेयर्स भी नहीं खेल रहे टीम में, वो चाहते हैं कोई और प्लेयर्स हो, लेकिन कुछ प्लेयर्स हैं जो उनकी मर्ज़ी के खिलाफ खेल रहे हैं। आप समझ सकते हैं वो कौन है। और बाकी रिव्यू लेते हुए भी हमें दिख रहा है साफ साफ कि उनका साथ कोई नहीं दे रहा है। जब कीपर से पूछा जाता है, कीपर कहता है मुझे नहीं पता, और अबरार के ओवर में कीपर फुल कह रहा होता है ले लो रिव्यू। तो ये कुछ सीन चल रहे हैं यार, ये ऐसे हम पॉलिटिक्स ही कहेंगे यार, डर्टी गेम्स। खैर कैप्टनशिप तो उनकी 0 जा रही है, उन्हें पता नहीं है कब कौन से बॉलर का यूज़ करना है। स्पिन की पिच है तो वो स्पिन का ही यूज़ किए जा रहे हैं, पेसर का यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो पेसर की पिच है तो पेसर का ही यूज़ किए जा रहे हैं, स्पिन का यूज़ नहीं कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी उन्होंने घटिया कैप्टनशिप करी, इस बार भी घटिया कैप्टनशिप करी। जब स्पिनर्स ने आपका काम बना दिया था ना फर्स्ट इनिंग में, आपने पेसर को लगा देना था, टेलेंडर्स को आउट करने के लिए हमने रिस्क लेना था, क्योंकि टेलेंडर ने फिर हिटिंग ही करी है, तो हिटिंग के रन्स पड़े हैं साजिद नुमान को आखिर में, तो इन्हें चाहिए था फास्ट बॉलर को लगाएं, हो सकता है वो यॉर्कर या बाउंसर करा के ना आउट कर दें उनके टेलेंडर्स को। दूसरी इनिंग में भी टेलेंडर्स नहीं रन बनाए, तो उन्हें चाहिए था पेसर को लगाएं और वो विकेट लें, जो इन्होंने नहीं किया। तो घटिया कैप्टनशिप की वजह से मैच हारे हम, और बाकी बैटिंग की वजह से मैच हारे। तो इस चीज़ को अब हमें सुधारना होगा। ट्राई सीरीज आएगी, रिजवान कैप्टन होंगे, तो आपको गुड लगे यार। रिजवान एक ही मशवरा है, डरे बिना कैप्टनशिप करिएगा, प्रेशर अच्छे से हैंडल करिएगा और टीम अच्छी बनाएगा। अगर उस्मान खान है टीम में, ओपनर उन्हें भेजिएगा भाई, ठीक है। तो अच्छे से भाई अब प्लानिंग बनाए, अच्छे से प्लेयर्स तैयार करें सही से यार। मेरा तो यही मशवरा है, साजिद नुमान को आप डाल दें यार टीम में, ओडीआई का स्क्वाड का हिस्सा बनाएं, ताकि चैम्पियंस ट्रॉफी में हमारे चांसेस बढ़ जाएँ, ठीक है। तो ये ओवरऑल मेरा था पूरा रिव्यू इस मैच का। उम्मीद है आप लोगों को मेरे एनालिसिस पसंद आए होंगे, तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा पसंद आए हो तो मिलते हैं कल। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।